नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों को समेटकर इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइन के साथ। केंद्र सरकार का राज्य सरकार को निर्देश, 5 किलोग्राम फुल टैंक लिक्विड गैस सिलेंडर की आपूर्ति दोगुनी करने पर कहा। प्रवासी मजदूरों को मिलेगी राहत। असम, केरलम और पुडुचेरी में आज थमेगा चुनाव प्रचार। आरोप प्रत्यारोप, वादों और सियासी वार पलटवार का दिखेगा दम। असम में अमित शाह भरेंगे हुंकार, केरलम में प्रियंका करेंगी वार। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में राजनाथ सिंह का रोड शो, मल्लिकार्जुन खड़गे कोलकाता में करेंगे प्रचार। बांग्लादेश के विदेश मंत्री आज से भारत के दौरे पर। बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद नई दिल्ली का पहला मंत्री स्तरीय दौरा। वीजा सेवाओं की पूर्ण बहाली, चिकित्सा पर्यटन के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील पर फोकस। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आज। इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस। पीएम ने दूसरों की सेवा में कठिन परिश्रम करने वालों का जताया आभार। तो आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को 5 किलोग्राम फुल टैंक लिक्विड एफटीएल गैस सिलेंडर की आपूर्ति दोगुनी करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय 2-3 मार्च के दौरान प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध गैस सिलेंडरों की औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 किलोग्राम एफटीएल गैस सिलेंडर राज्य सरकारों या फिर उनके संबंधित खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों को प्रवासी मजदूरों तक आपूर्ति करने के लिए प्रदान किए जाएंगे। यह आपूर्ति ओएमसीज यानी कि ऑयल मार्केट कंपनीज की मदद से की जाएगी। तो केंद्र सरकार का यह एक बड़ा कदम है। और देश के लिए एक और राहत भरी खबर है। 2 भारतीय झंडे वाले एलपीजी कैरियर ग्रीन सानवी और ग्रीन आशा सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। ग्रीन सानवी जहाज आज और ग्रीन आशा 9 अप्रैल तक भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच जाएंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वर्तमान में हॉर्मुज क्षेत्र में कुल 16 भारतीय तिरंगे वाले जहाज मौजूद हैं, जिन पर 433 भारतीय नाविक हैं। ग्रीन सानवी पर करीब 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो है, जबकि ग्रीन आशा पर 15,500 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो है। और देहरादून में पीआईबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईओसीएल ने भरोसा दिलाया है कि आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। वहीं कालाबाजारी पर सख्ती करते हुए अब तक 5,681 निरीक्षण और 301 छापे, 16 एफआईआर और 7 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इस पर उत्तराखंड रिटेल सेल्स हेड कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा है कि राज्य में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उपभोक्ता डिजिटल माध्यम से ही सिलेंडर बुक करें और अनावश्यक भीड़ से बचें। देखिए, उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। पूरे राज्य में लगभग 950 पेट्रोल पंप हैं और हर एक पंपों पे सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। जो हमारे सप्लाई लोकेशंस हैं वहाँ भी सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है और जो सप्लाई चेन है पूरी तरह से अच्छे से काम कर रहा है।
तो इसमें कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो पब्लिक से ये अपील है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है, जब भी आप जाएंगे नॉर्मल कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क को न्यूज चैनलों की टीआरपी रिपोर्टिंग पर लगी रोक को 4 हफ्तों के लिए और बढ़ाने का निर्देश दिया है। जी हां, सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के बीच कुछ चैनलों द्वारा दिखाई जा रही सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित खबरों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक ऐसी रिपोर्टिंग से आम लोगों में घबराहट और भ्रम फैलने का खतरा है और इसीलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है। इससे पहले भी 6 मार्च को मंत्रालय ने इसी तरह का निर्देश जारी किया था, जिसे अब मौजूदा हालात को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान आज अपनी पहली उच्च स्तरीय यात्रा पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये यात्रा ढाका की तरफ से सद्भावना यात्रा के रूप में की जा रही है। 7 से 9 अप्रैल तक चलने वाले इस दौरे में रहमान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करेंगे। ये दौरा बांग्लादेश के बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के बाद नई दिल्ली का पहला मंत्री स्तरीय दौरा है। वार्ता में वीजा सेवाओं की पूर्ण बहाली, चिकित्सा पर्यटन के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील, सीमा प्रबंधन, ऊर्जा सहयोग, ईंधन आपूर्ति, जल स्रोत साझा करने और गंगा जल संधि का नवीनीकरण, साथ ही साथ व्यापार में गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी सुधारने जैसे विषय शामिल रहेंगे। और आपको बता दें कि श्रीलंका ने 30 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है। आज ये मछुआरे सुरक्षित रूप से स्वदेश वापस लौट रहे हैं। ये कदम भारतीय दूतावास के राजनयिक प्रयासों के बाद उठाया गया है। मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा था। और आइए अब रुख करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों का। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल भी मतदाताओं तक पहुंचने के अंतिम प्रयास में राज्य भर में कई रैलियां आयोजित करेंगे। असम की 126 सीटों, केरलम की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार यानी कि 9 अप्रैल को एक ही चरण में होगा। और भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह आज असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वे राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 3 प्रमुख जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रमों की शुरुआत पाथरकांडी विधानसभा क्षेत्र से होगी, जहां पर लाल माटी कलाचर्रा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो हैलाकांडी निर्वाचन क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां पर डीएसए प्लेग्राउंड पर उनकी दूसरी जनसभा होगी। इसके बाद वो कछार के पुलिस परेड ग्राउंड से लखीपुर और उदरबोंड दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की जनता को एक साथ संबोधित करेंगे। और असम में जोरहाट राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है और जोरहाट विधानसभा असम चुनाव में काफी ज्यादा हॉट सीट भी है, क्योंकि यहां से असम कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे जोरहाट से सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई मैदान में हैं और उनका सीधा मुकाबला 5 बार विधायक रहे भाजपा प्रत्याशी हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है। विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कहना है जोरहाट की जनता का, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। हुआ है लास्ट 10 साल में, वो भाजपा का सरकार था तो बहुत अच्छा विकास हुआ है यहाँ पे। हम लोग को यहाँ पे हम लोग खड़ा हुआ है, ये फ्लाईओवर बना है अभी रिसेंटली। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं बाढ़ का, वो बहुत पुराना बिल्डिंग था हम लोग का। ये सरकार ने पूरा डिस्ट्रिक्ट में जोरहाट में सिर्फ पहला हम लोग का बाढ़ स्टेशन का एक बिल्डिंग बना के दिया है हम लोग। ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही फिर से यहाँ पे सरकार में आएगा। असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है।
वो हम लोग जो जैन जी बोलता है ना, वो हम लोग मतलब ये महसूस कर सकता है कि मतलब आसाम और इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। सरकार तो हम लोग के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है, जो जॉब दे रहा है। अभी तो पहले इतना वो जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं था, अब पुलिस में भी है और बहुत सारे मामलों में हम लोग को प्रेफरेंस दिया जाता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा आज पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे। वो अपने कार्यक्रमों की शुरुआत में सुबह 11 बजे श्री अरविंदो आश्रम का दौरा करेंगे। इसके अलावा दोपहर में वे शिवाजी स्टैच्यू से अतिथि होटल तक रोड शो में भी शामिल होंगे। तो प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज केरलम के दौरे पर रहेंगी। वे राज्य के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में 3 सभाओं में भाग लेंगी। वो कलपेट्टा, मनंथवाड़ी और सुल्तान बथेरी में आयोजित सभाओं को संबोधित करेंगी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वे गुवाहाटी और कोलकाता में प्रेस वार्ता करेंगे। तमिलनाडु में 1 चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई, जबकि उम्मीदवार गुरुवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान इस महीने की 23 तारीख को होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को 142 सीटों पर किया जाएगा। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मतगणना अगले महीने की 4 तारीख को होगी। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर चल रहे प्रचार अभियान के बीच वो बैरकपुर में रोड शो करेंगे। इसके अलावा वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस दावे को खारिज कर दिया कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से सीआरपीएफ कर्मियों से भरे 200 वाहन चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। ममता बनर्जी ने कथित रूप से कहा था कि ये 15 से 25 दिन का खेल है, उसके बाद उन्हें असली खेल समझ आएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरण में होने हैं। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना निर्धारित है। ममता बनर्जी अक्सर निर्वाचन आयोग पर भाजपा के मुखौटा संगठन के रूप में काम करने और उसकी बात मानने का आरोप लगाती रही हैं। इसके अलावा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ने तृणमूल कांग्रेस और निर्वाचन आयोग के बीच के टकराव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो पश्चिम बंगाल में आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं। तैनाती और निष्पक्ष एसओपी के अनुसार हो रही है, ये कहना है चुनाव आयोग का। तो ईसीआई ने दीदी के तमाम दावों को खारिज किया है। खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार दिलीप घोष ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी तो सब जगह जाते हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है ये सबको पता है। अभी तो कांग्रेस कहाँ है पता नहीं था, अपने अंदर लड़ाई झगड़ा करके पता कर रहे हैं कि वो उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं अपना। अब राहुल गांधी तो सब जगह जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है सबको मालूम है। कितना चुनाव में उन्होंने नेतृत्व दिया और कितना जीता, एक बार देख लीजिए। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने मयिलादुथुराई जिले के सिरकाजी टाउन एरिया में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए वे नजर आए। तो जनादेश में हम आगे भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे और लगातार जो अपडेट्स हैं उनसे आपको अवगत कराते रहेंगे।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर सुबह पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और समाज सेवा में जुटे लोगों के प्रति आभार जताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो दूसरों की सेवा में अथक परिश्रम करते हैं और एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण की दिशा में काम करते हैं। हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। आइए हम सभी मिलकर स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत कर दें और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए काम करते रहें। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, यानी स्वास्थ्य के लिए साथ आएं, विज्ञान के साथ खड़े रहें। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस यानी स्वास्थ्य के लिए साथ आएं, विज्ञान के साथ खड़े रहें। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों और निर्णयों में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रमाण आधारित जानकारी की अहम भूमिका है। कोविड-19 महामारी के अनुभव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी है। हमें खुशी होती है कि एम्स भी टुगेदर है। सारे एम्स के साथ हम लोग जुड़ के काम करते हैं, फॉर हेल्थ हैं, उस थीम में हम भी जुड़े हुए हैं। एम्स कैरीज विद द ट्रिनिटी मिशन ऑफ पेशेंट केयर, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मेकिंग दिस स्वस्थ भारत। विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य जांच बेहद जरूरी है। वहीं सरकारें भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और सभी तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में विभिन्न कार्यक्रमों, स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। कि आज के दिन में हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन के हिसाब से और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सा डाइट लेते हैं, कितना हम अपने लाइफस्टाइल्स के ऊपर फोकस करते हैं, कितना हम ओबेसिटी कम करेंगे, कितना हम अपना शुगर का कंजम्पशन कम करेंगे, ऑयल का कंजम्पशन कम करेंगे, ताकि हम हेल्दी रहेंगे, ताकि हम स्वस्थ भारत बनाएंगे सब मिलके। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ समाज ही किसी भी देश की प्रगति की मजबूत आधारशिला है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें आज ही के दिन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 19वीं सदी में जब देश में चारों ओर पाखंड, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, उस समय महान देशभक्त और निडर सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सब के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। उन्होंने देश में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती देकर समाज में एक नई अलख जगाई। वेद के महत्व को स्थापित करने के साथ
साथ ही उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा। 19वीं शताब्दी में जब पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति को कमतर दिखाने पर तुली हुई थी, तब भारत में एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिन्होंने हमें आत्मसम्मान और पुनर्जागरण का मार्ग दिखाया। वो महापुरुष थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा से लेकर समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत काम किया और इसी कारण सन्यासी योद्धा कहलाए। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है जिसका उद्देश्य वैदिक जीवन शैली को पुनर्जीवित करना और उपनिवेशवाद, सामाजिक अन्याय और धार्मिक रूढ़िवादिता के प्रभावों का प्रतिकार करना था। इस आंदोलन ने आधुनिक भारतीय समाज को आकार देने में विशेष रूप से शिक्षा, धर्म और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य समाज के 10 बुनियादी सिद्धांत हैं, जिनका स्वरूप सार्वभौमिक है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज एक विश्वव्यापी आंदोलन है। ये सभी को सत्य स्वीकार करने और असत्य का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व का कल्याण करना, लोगों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध करना और सामाजिक रूप से उनका उत्थान करना है। ये जाति, पंथ या नस्ल के भेदभाव के बिना सभी के प्रति प्रेम, न्याय और धर्म का प्रचार करता है। आर्य समाज का लक्ष्य है इस विश्व को श्रेष्ठ बनाना। आर्य समाज ने स्वदेशी विचारधारा का समर्थन किया और आर्थिक आत्मनिर्भरता को गरीबी उन्मूलन की प्राथमिक रणनीति माना। आर्य समाज जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, बाल विवाह और महिलाओं की असमान स्थिति को अमानवीय मानता है। आर्य समाज और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए दयानंद सरस्वती ने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। इससे लोगों में नई चेतना आई और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज शिक्षा के प्रसार और कुप्रथाओं और कुरीतियों के निवारण के साथ ही मानवता के कल्याण में लगातार जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह होते ही बारिश की सौगात मिली है। दिल्ली एनसीआर के कई एक इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है, खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। और अब पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। जी हां, पश्चिम एशिया में तनाव पूरे चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालकर युद्ध रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को सीजफायर करने के लिए आज तक की डेडलाइन दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर मंगलवार तक समझौता नहीं हुआ तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा है कि शांति समझौते की पूरी संभावना है, लेकिन अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो मैं वहां सब कुछ उड़ा दूंगा। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है और हर दिन हालात और खराब होते जाएंगे। और वहीं ईरान ने सीजफायर करने के बजाय अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो ऐसा करता है तो हम इजराइल और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर इसी तरह से हमले करके जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। ईरानी सेना की सैन्य कमान के हेडक्वार्टर खतम अल अंबिया के एक प्रवक्ता ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा है कि अगर नागरिक ठिकानों पर हमले दोहराए जाते हैं तो हमारे आक्रामक और जवाबी कार्रवाई के अगले चरण बहुत अधिक विनाशकारी और व्यापक होंगे। ये जानकारी ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने अपनी रिपोर्ट में दी है। तो इजराइल
और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने ऐतिहासिक चांद फ्लाई बॉय को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 4 अंतरिक्ष यात्री 50 वर्षों बाद चांद के पास पहुंचे और उसके चारों ओर चक्कर लगाए। ये मिशन 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। भारतीय समय के अनुसार 6 और 7 अप्रैल के बीच ये अहम चरण पूरा हुआ। इस दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने कई नई तस्वीरें भी कैप्चर की हैं और इसी के साथ कई नई तरह की जानकारियां भी जुटाई गई हैं। ये जानकारी भविष्य के मिशनों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। आर्टेमिस 2 ने अपोलो 13 के 2,48,655 मील की दूरी के रिकॉर्ड को पार किया है, जिसे अप्रैल 1970 में सेट किया गया था। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के दूरवर्ती हिस्से को भी देखा और एक नया दूरी का रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो आर्टेमिस 2 ने इतिहास रच दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।